So, hello everyone. Today we will be starting with lecture number 6 of this series. तो ये सीरीज हमने शुरू की थी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की. यहाँ के हम लोग 5 लेक्चर अभी तक कवर कर चुके हैं. सो टुडे इज द 6th लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. सो सबसे पहला होगा अपना एक न्यूमेरिकल. सो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला, टोटल चार्ज Q is broken into two parts Q1 and Q2 and they are placed at a distance r from each other. So the maximum force of repulsion, हमको यहाँ maximum force कितना होगा, मतलब किस कंडीशन के लिए होगा, वो हमें देखना है. करेक्ट है. सो मान लेते हैं एज पर द गिवन क्वेश्चन, दिस इज माय चार्ज Q1, दिस इज माय चार्ज Q2. करेक्ट है. दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. यही बोला है क्वेश्चन में. सो एज पर द कूलम्स लॉ, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. करेक्ट है. यहां तक कोई भी दिक्कत है? नाउ सिंस हमें पूछा मैक्सिमम फोर्स, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा dF बाय dq इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, सच दैट for maxima we know d square f by dx square this should be less than 0. तो हमें ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इतना निकाल के we can find the value of q. ठीक है. सो df by dq 0 करना. लेकिन उससे पहले समझते हैं, अगर इस चार्ज को मैंने x माना, ठीक है, तो ये चार्ज मेरा कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस एक्स. तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे df by dq की जगह आई कैन मेक इट df by dx ऑल्सो. अगर यहाँ स्मॉल q लिया तो ठीक है, इसको मैं q ले लेता हूँ, स्मॉल q. लेट्स मेक इट स्मॉल q ओनली एंड उसके टर्म्स में अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे. ठीक है. तो लेट्स टेक इट एज स्मॉल q ओनली. सो अगर मैंने इसको स्मॉल q लिया तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. ओके. नाउ अप्लाई दिस फार्मूला. अब इस फार्मूले सब सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो f इज इक्वल टू k. Q1 को मैंने लिया है स्मॉल q, Q2 को मैंने लिया है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर. हाउ डिफरेंशिएट दिस. ठीक है. सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको. ये कितना होने वाला है, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q स्क्वायर होल बाय r स्क्वायर. बराबर है. अब कीजिए डिफरेंशिएशन. सो df by dq it should be is equals to 0. so which is equals to k कैपिटल Q स्मॉल q का सिर्फ कैपिटल Q रह जाएगा माइनस q स्क्वायर का हो जाएगा 2q. बराबर है. यहाँ तक कोई दिक्कत? एंड दिस इज r स्क्वायर. अब ये इधर जाके तो 0 ही होना है. इसका मतलब k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q. करेक्ट है. सॉरी, ये भी इधर जाके 0 ही होना है. सो k लिखने की जरूरत है नहीं. बराबर. सो k भी उस साइड पे चला जाएगा, ओनली द ब्रैकेट वाला टर्म आएगा एंड ब्रैकेट वाला टर्म इज q माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q इज इक्वल्स टू 0. सो दैट इंप्लाइज कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q और स्मॉल q इज कैपिटल Q बाय 2. अगर मेरा चार्ज 1 दैट इज Q1 कैपिटल Q बाय 2 है, ऑब्वियस है Q2 भी कितना रहेगा सर जी, इट इज कैपिटल Q बाय 2. सो हेंस आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है. उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया हो. इजी न्यूमेरिकल था. ठीक है. चलो बढ़ते हैं आगे. बस इतना याद रखिए, जब मैक्सिमम फोर्स की बात की जाए सो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएशन. एंड डिफरेंशिएशन किसके साथ इक्वेट करना है, जीरो के साथ इक्वेट कीजिए, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, two positive charges Q1 and Q2 are located at the points with radius vector R1 and R2. ठीक है. वी हैव टू फाइंड अ नेगेटिव चार्ज Q3 एंड अ रेडियस वेक्टर. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का, ध्यान देना है. नेगेटिव चार्ज Q3 एंड अ रेडियस वेक्टर R3. ठीक है. Of the point at which it has to be placed for the force acting on each of the three charges will be equals to 0. So चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. सो अभी क्वेश्चन में क्या डिस्क्राइब किया है, वेक्टर दिया है. सो बनाते हैं, तीन पॉइंट्स बनाते हैं. लेट सपोज बेटा दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, लेट सपोज दिस इज माय सेकंड. ठीक है. तो ऐसे दो चार्जेस रखे हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा थर्ड पॉइंट. ठीक है. दिस इज माय थर्ड. अभी इसको किससे डिस्क्राइब किया है, इसको डिस्क्राइब किया है सर जी R1 वेक्टर से. दिस इज माय R1 वेक्टर, दिस इज माय R2 वेक्टर. ठीक है. ये वेक्टर से. सो कैन आई से दिस इज माय R3 वेक्टर. बराबर. ठीक है. ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन. बराबर है. यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, बोलिए. ठीक है. अब ये तीनों अगर सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, करेक्ट है, तो मान लेते हैं इन रेशियोज को कुछ नाम दे देते हैं. बराबर. मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ रेशियो को.
तो अगर ये रेशियो होगा, सो दिस रेशियो विल बी ए एक्स बाई बी एक्स, करेक्ट है? तो इसकी लेंथ एक्चुअली कितनी होगी? ए एक्स। सो 1 to 3 लेंथ मान लेता हूँ ए एक्स है, एंड 3 to 2 मान लेता हूँ बी एक्स, बराबर? या फिर ए और बी मान सकते हो, कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं, ए और बी मान लेते हैं। लेट सपोज 1 to 3 लेंथ ए है एंड 3 to 2 लेंथ बी, ठीक है? चलो अब करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले हमें वेक्टर निकालना है। वो वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो उम्मीद कर रहा हूँ मैथ्स वाले बच्चों को तो ये पता ही होगा कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है? सो आर थ्री वेक्टर, या आर थ्री वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? सो दिस आर थ्री वेक्टर is given by the formula a times of r2 vector. This is given by the formula a times of r2 vector प्लस, देखो ये वाली लेंथ लेनी है और ये दूसरा वाला वेक्टर लेना है। अब दूसरी वाली लेंथ लोगे और पहला वाला वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ r1 वेक्टर होल अपॉन a प्लस b। उम्मीद कर रहा हूँ ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा कैसे आया। दिस इज a टाइम्स ऑफ r2 वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ r1 वेक्टर होल अपॉन a प्लस b, ठीक है? ये है तुम्हारा R3 वेक्टर, तो यही तो निकालना था अपने को, ठीक है? इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, मैथ्स वाले बच्चों ने शायद 11th स्टैंडर्ड और मैथ्स में किया भी होगा ये, ठीक है? अब इसको डिराइव कैसे करें? अगर ये डेरिवेशन भी देखना है तो अपन डेरिवेशन भी देख सकते हैं, ठीक है? सो डेरिवेशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। अब देखिए ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं। सो ट्राइंगल लॉ जिनको नहीं पता है वो देखिए जरा, ट्राइंगल लॉ अपन अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये वाले ट्राइंगल की अगर बात करूं मैं, उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं अपन येलो कलर से, ठीक है? सो ये वाला ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, इस वाले ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल में बेटा R1 वेक्टर इधर है, R3 वेक्टर इधर है, करेक्ट है? सो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताइए ये कैसे हो सकता है? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन बाय ट्राइंगल लॉ, या तो फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए दूसरे ट्राइंगल के लिए बात करूं तो वो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है, बराबर है? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? R1 वेक्टर, ठीक है, प्लस, अब इसकी लेंथ एग्जैक्टली ये तो रेशियो ए टू बी है, तो लेंथ के लिए मैं फिलहाल ए एक्स ले लूँ, चलेगा, ठीक है? अब ये वेक्टर का डायरेक्शन कितना है ये तो मुझे नहीं पता, मैं फिलहाल इसको एल कैप ले लेता हूँ, मेरे हिसाब से एल कैप ले लिया, ठीक है? कोई तो एक डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना इसका डायरेक्शन भी, ठीक है? सो ए एक्स एल कैप इज इक्वल्स टू व्हाट? R3 वेक्टर, यही होगा ना बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट उसके बाद, ठीक है, इसको कैसे डिस्क्राइब करें अब? सेकेंड वाले को, चलो तो ये कितना हो जाएगा? R3 वेक्टर प्लस यहाँ पे बी एक्स एल कैप, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में है ना, इज इक्वल टू R2 का। कर सकते हैं ऐसा? यहां तक बोलिए किसी को कोई भी दिक्कत है? ठीक है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो कैन आई से, यहां से देखिए जरा, ए एक्स एल कैप, ए एक्स एल कैप इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? R3 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, बराबर? तो यहां से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक्स और एल कैप चाहिए, तो एक्स और एल कैप कितना आ जाएगा? एक्स एल कैप नहीं सब्स्टिट्यूट करते, एल कैप ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स वैसे भी आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ये जुगाड़ लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो एल कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन एक्स। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नाउ दिस वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस। So let's suppose this is my equation 1, this is equation 2, this is equation 3. Now we will substitute 3 into, ठीक है? तो देखते हैं, अगर मैं 3 into सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये कितना आएगा? R3 का वेक्टर प्लस बी एक्स, तो वैसे का वैसे ही, अब एल कैप के जगह हम लोग क्या डालेंगे? R3 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर होल अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू R2 का
देखिए x से x गया, बराबर है। अब यहाँ बचा क्या, b बाई ए बचा, करेक्ट है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। क्या क्या बचा अभी हमारे पास, R3 का वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ, तो यहाँ करते हैं सॉल्व, R3 का वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ R3 माइनस R1 अपॉन ए, R3 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर होल अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू R2 का वेक्टर, इज इक्वल टू R2 का वेक्टर। अब हमें निकालना तो यहाँ से R3 का वेक्टर है, बराबर। तो यहाँ पे R3 का वेक्टर प्लस b बाई ए, R3 का वेक्टर माइनस b बाई ए R1 का वेक्टर इज इक्वल टू R2 का वेक्टर, बराबर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है बोलिए। सो यहाँ से R3 का वेक्टर कितना आ जाएगा सर जी, R3 का वेक्टर आ जाएगा, R3 का वेक्टर, या यहाँ से पहले R3 का वेक्टर कॉमन निकालिए, दिस इज 1 प्लस b बाई ए इज इक्वल टू b बाई ए R1 का वेक्टर प्लस R2 का वेक्टर, बराबर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है बोलिए। नेक्स्ट इज R3 का वेक्टर इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर प्लस a टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर होल अपॉन a एंड होल अपॉन 1 प्लस b बाई ए, करेक्ट है। नाउ कीजिए सिंप्लीफाई, दैट इम्प्लाइज R3 का वेक्टर इज इक्वल टू, सो दिस इज b टाइम्स ऑफ या फिर a टाइम्स ऑफ R2 का वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ R1 का वेक्टर होल अपॉन a होल अपॉन, दिस इज a प्लस b अपॉन a। देखिए आया क्या, वही रिजल्ट। सो R3 का वेक्टर हमारे पास आ चुका है a टाइम्स ऑफ R2 का वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ R1 का वेक्टर होल अपॉन a प्लस b, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये याद रहेगा सबको। एक इजी फंडा है, इजी कंसेप्ट है। तो वही यहाँ पे लिखा था a टाइम्स ऑफ R2 प्लस b टाइम्स ऑफ R1 होल अपॉन a1 प्लस, सॉरी, होल अपॉन a प्लस b। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो जिनको नहीं पता था बेटा ये कैसे करना है, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला कैसे आए, उनके लिए मैंने डिराइव करके रखा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट, हमने वेक्टर तो निकाल लिया ना, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द चार्ज। सर चार्ज कितना होगा? सो वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव चार्ज Q3। तो यहाँ दिया है कि वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। रेडियस वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलो यहाँ से हम लोग कुछ और रिजल्ट बना सकते हैं क्या? हमारा पास वेक्टर तो आ चुका है। फाइन 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 फाइन, हम कोई चार्ज का रिलेशन यहाँ से बना सकते हैं, वो देखते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल तो नहीं, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। शायद हमें और पेजेस ऐड करने पड़ सकते हैं इसमें। सो लेट सपोज ये अपना वही डायग्राम। बेटा यहाँ पे चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, यहाँ पे चार्ज रखा है Q3, एंड ये बोला है कि सर जी दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये बोला है। तो फाइंड अ नेगेटिव चार्ज Q3, बराबर। इसका मतलब Q1 इसको अट्रैक्ट करने वाला अपने तरफ, सिमिलरली Q2 भी इसको अट्रैक्ट करने वाला है अपनी तरफ, बराबर। लेकिन हमसे ये बोला है ना, एक्टिंग ऑन ईच थ्री चार्जेस इक्वल्स टू जीरो, मतलब मैं कोई भी एक चार्ज उठाऊं तो भी मेरा रिजल्टेंट एफ नेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं Q3 वो पॉइंट लेता हूँ और वहां पे अगर रिजल्टेंट निकालता हूँ, तो एक्चुअली इक्वेशन से अगर मैं इक्वेट करूँ, Q3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। आई नीड Q3। तो इसका मतलब Q3 को छोड़ के बाकी किसी भी दो चार्ज पे हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, चलेगा, इतना चल जाएगा। तो देखिए अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है इन दोनों पे, सो कैन आई से, लेट सपोज फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 के नेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो Q1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज ड्यू टू 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, बराबर। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो कैन आई से फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3 इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। Now what is force acting on any two charge? It is K Q1 Q2 by R square. So लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला। So this is K. What is Q1? सर जी it is Q1 only. What is Q2? यहाँ पे इस केस में Q2 क्या है, Q3 है, बराबर। होल अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, ये था, तो ये हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, दिस इज A प्लस B,
सो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक ऑल क्लियर एवरीवन? तो देखिए यहाँ से क्या क्या एलिमिनेट हो गया सर जी, यहाँ से के गया, यहाँ से के गया, यहाँ से Q1 गया, यहाँ से भी Q1 गया। देखो अब मुझे Q3 आ सकता है, बराबर। सो दैट इम्प्लाइज, कैन आई से Q3 इज Q2 into a square upon a plus b होल स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सो मुझे ये तो आ गया Q3 इज Q2 into a square upon a plus b होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करेक्ट है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। अब मुझे यहाँ से ए और बी का कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये जो ए और बी है ये मैंने इंड्यूस किए हुए टर्म्स है। ये एक्चुअली क्वेश्चन में कहाँ दिए हुए हैं? ये तो क्वेश्चंस में नहीं दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन में कहीं पे दिया है क्या ए और बी? कहीं नहीं दिया। ये तो मैंने बनाया, बराबर। तो मुझे ए और बी का कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ये फाइनल, ये जो R3 वेक्टर का ये जो फॉर्मूला आया है, इससे मुझे वेक्टर भी तो निकालना है, क्योंकि मुझे अभी तक फाइनल वेक्टर मैंने निकाला नहीं है इन टर्म्स ऑफ चार्ज दैट आई नीड टू फाइंड आउट। करेक्ट है क्या नहीं? वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला डिराइव किया ना मैंने, एक्चुअल R3 वेक्टर निकाला है क्या? नहीं निकाला। देखो अब जुगाड़ क्या होगा कि ये जो Q3 है इस पे नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए ना सर जी। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो होगा मतलब जितना Q1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है उतना Q2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो अगर Q3 पे जीरो है तो एट Q3, ठीक है, फोर्स ड्यू टू Q1 मतलब F13 शुड बी इक्वल टू F13 नहीं, F31 should be equals to F32, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1 should be equals to फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 2 होना चाहिए ना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 3 क्या कितना होगा? K Q1 Q3 अपॉन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? A स्क्वायर। दिस इज A स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q2 Q3 अपॉन B स्क्वायर, बराबर। देखिए K से K गया, Q3 से Q3 गया। इसका मतलब फ्रॉम हियर कैन आई से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख लेते हैं। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब बी बाई ए मेरे पास कितना आ रहा है? Q2 बाई Q1 आ रहा है। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। अब देखते हैं। अब देखो मेरे पास R3 की भी इक्वेशन आ चुकी है, मेरे पास Q3 की भी इक्वेशन आ चुकी है। अब एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले करते हैं R3। सो सर जी मेरे पास R3 कितना था? R3 वेक्टर, अब जिनको याद है वो तो जानते हैं, A टाइम्स ऑफ R2 का वेक्टर प्लस B टाइम्स ऑफ R1 का वेक्टर होल अपॉन A प्लस बी। करेक्ट है। अब सर जी मेरे पास B अपॉन A की वैल्यू है, B अपॉन A। अच्छा ये स्क्वायर रूट में ना, यहाँ दिस इज इन स्क्वायर रूट। हाँ बेटा ये ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाया था। सो बी बाई ए कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाई Q1। तो चलो देखते हैं, मुझे बी बाई ए की वैल्यू पता है, कितना ही है? अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1। करेक्ट है, यस। आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट है। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे यहाँ बी बाई ए या फिर ए बाई बी का फॉर्म तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलो होल डिवाइडेड बाय ए कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर देते हैं। सो दिस इज R3 का वेक्टर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए। अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा तो बेटा यहाँ बचेगा सिर्फ R2 वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा b बाय ए टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर होल अपॉन, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए। देखो बी बाई ए की तो वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो। सो ये कितना हो जाएगा? R2 वेक्टर प्लस बी बाई ए होता है सर रूट ऑफ Q2 बाय रूट ऑफ Q1 इंटू R1 वेक्टर होल अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1। करेक्ट है, चलो सिंप्लीफाई करो इसको। सो दिस इज R3 वेक्टर इज इक्वल्स टू, दिस इज रूट Q1 टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर प्लस रूट Q2 टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर होल अपॉन रूट Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2, ये पूरे के नीचे आएगा रूट Q1। यहाँ से रूट Q1, यहाँ से रूट Q1 गया। सो फाइनली मेरे पास जो R3 वेक्टर आया वो कितना है? रूट ऑफ Q1 टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर प्लस रूट ऑफ Q2 टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर होल अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट अब अपन करेंगे चार्ज के लिए। तो चार्ज के लिए हमने क्या इक्वेशन बनाई थी? Q3 इज Q2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
So Q3 is Q2 into A square upon A plus B का होल स्क्वायर। करेक्ट है? तो चलो यहाँ पे भी हम डिवाइड कर देते हैं, बाय ए स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये कितना हो जाएगा Q2 अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो, एंड होल अपॉन इसको मैं ए स्क्वायर को इस होल स्क्वायर में लेके चले जाओ, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा बराबर। सो Q3 कैन बी रिटन एज Q2 अपॉन, अब a अपॉन ए तो 1 हो गया सर जी, प्लस b बाई ए इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया Q2 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है क्या बी बाई ए, या फिर पहले स्क्वायर ले लेते हैं, चलो पहले स्क्वायर ले लेते हैं कोई बात नहीं। सो 1 प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी रहता है ना, सो 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू ए बी इज बी बाई ए। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो आंसर शायद सामने दिख रहा है सबको। सो दिस इज Q2 अपॉन 1 प्लस, नाउ व्हाट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज Q2 बाई Q1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट Q2 बाई रूट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? अब एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, Q1 इंटू रूट Q1, इस तरीके से आ जाएगा। उम्मीद करो ये आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, मैं यही तक लिख के छोड़ रहा हूँ। सो Q3 इज Q2, अब जैसा भी रिक्वायर्ड है एज पर दी ऑप्शन आप मॉडिफाई कीजिए। 1 प्लस दिस इज Q2 बाई Q1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट Q2 बाई रूट Q1। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद करो ये सबको समझ में आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो याद रखिए अगर कोई ट्राइंगुलर फिगर है और उसके तीनों वर्टाइसिस पे चार्ज दिया है स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू एंड दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये कैपिटल क्यू कितना होना चाहिए सच दैट द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, ठीक है, जेई हो नीट हो दोनों के लिए। तो ये क्यू की वैल्यू आती है -q/√3। कैसे आती है देखेंगे ना। सिमिलरली अगर एक स्क्वायर हो एंड चार्जेस दिए हैं चारों वर्टाइसिस पे और यहाँ पे दिया है, ठीक है, कैपिटल क्यू, तो ये कैपिटल क्यू कितना होना चाहिए सच दैट द नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का सवाल है, देखेंगे, लगाते हैं चलो। अब देखिए मैंने अगर नेट फोर्स इधर निकाला तो ऑब्वियस बात है वो तो जीरो आएगा, और मुझे वहां से कैपिटल क्यू नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब मुझे कोई एक और चार्ज दूसरा चार्ज पकड़ना पड़ेगा, किसी भी एक चार्ज को पकड़ो किसी भी वर्टाइसिस के एंड उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो या नेट फोर्स, यहाँ पे फोर्स बोला है तो नेट फोर्स फाइंड करो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। समझ में आया? तो देखते हैं आता है क्या। सो लेट सपोज ये कैपिटल क्यू, अब मुझे पता है अगर ये ए है ये है ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/√3। करेक्ट है, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी a/√3। तो मान लेते हैं यही वो पॉइंट है जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या फिर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना और यहाँ इक्विलिब्रियम जीरो है मतलब नेट फोर्सेस शुड बी जीरो। अब देखिए अगर मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 बराबर, तो और इसको 4 दे देते हैं, सो फोर्स F14 इस डायरेक्शन में जाएगा, F12 इस डायरेक्शन में जाएगा, और क्या मैं बोलूँ ये भी एफ है और ये भी एफ है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है बराबर। तो अगर इन दोनों के बीच का फोर्स एफ होगा तो इन दोनों के बीच का भी फोर्स एफ होगा, तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट होगा हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ से। करेक्ट है, और ये जो चार्ज है इसके कारण जो फोर्स आएगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब फॉर इक्विलिब्रियम दिस फोर्स, ये फोर्स कितना है एफ acting on 4 due to 3 and this is F resultant of 1 2 and 1 4, मतलब ये दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए बराबर, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। करेक्ट, सो लेट्स सॉल्व इट। तो इसको F माना इसको F माना, सो सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट सपोज F12, सो सर जी F12 इज इक्वल टू F14, ये तो समझ में आ गया मुझे, दैट इज K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब बात करेंगे अपन, अच्छा मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ये F41 होगा ये F21 होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कीजिए बस। दिस इज F41 फोर्सेस एक्टिंग ऑन 4, दिस इज 2 ड्यू टू 2 एंड दिस इज F41, ठीक है। सो ये भी F42 एंड दिस इज F41, ठीक है। चलो सो दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अगला फोर्स जो निकालते हैं अपन वो निकालेंगे F43,
फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 कितना आएगा देखते हैं। सो दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वही तो रहता है ना फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, या के क्यू वन क्यू टू। सो के क्यू वन क्यू टू बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ए बाई रूट थ्री। सो दिस इज ए स्क्वायर बाई थ्री। करेक्ट है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है बोली? पक्का उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट, अब इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। सो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सिंस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बेटा ये एंगल भी तो 60 डिग्री हुआ ना। सो एफ रिजल्टेंट कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। तो यहाँ एफ वन क्या है, एफ फोर वन का स्क्वायर प्लस एफ फोर टू का स्क्वायर प्लस टू एफ फोर वन एफ फोर टू कॉस 60 बराबर है। सो एफ रिजल्टेंट बोलिए कितना आएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ दिस इज एफ, दिस इज एफ, सो दिस इज एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। सो 1/2 से 1/2 गया। सो दिस इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ। ये रिजल्टेंट आया रूट थ्री टाइम्स ऑफ, और ये ऑलरेडी थ्री टाइम्स ऑफ एफ था। नहीं, ये थ्री एफ नहीं है ना, इसको ऐसे ही रखते हैं। वो कैपिटल क्यू को दूसरा क्यू वो बाद में इक्वेट कर देंगे, तो फिलहाल इतना ठीक है बराबर। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम कैन आई से दिस रिजल्टेंट शुड बी इक्वल्स टू F43 बराबर। सो थ्री टाइम्स ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू गया, के से के गया, रूट थ्री वन जा, दिस इज रूट थ्री। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है बोली? सो वी नीड टू फाइंड कैपिटल क्यू। सो कैपिटल क्यू कितना आ रहा है, स्मॉल क्यू बाय रूट थ्री। एंड कैपिटल क्यू को ऑलरेडी मैंने नेगेटिव कंसीडर करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स रखा था। सो यहाँ पे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, बाकी ये चीज तो हम लोगों ने डायग्राम से कंफर्म किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया था टुवर्ड्स कैपिटल क्यू बनाया था। देखिए बराबर, या इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने कहा बनाया था, टुवर्ड्स कैपिटल क्यू बनाया था। तो इसका मतलब मैंने कैपिटल क्यू को ऑलरेडी नेगेटिव एज्यूम किया था। सो हेंस माय आंसर इज कैपिटल क्यू कितना होना चाहिए, माइनस क्यू बाय रूट थ्री। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर के लिए। ठीक है, स्क्वायर के लिए भी बेटा सेम कंसेप्ट है, किसी भी एक वर्टाइसिस पे निकालो। तो ये इसका डेरिवेशन हम पूरा नहीं करेंगे। अब देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अपन एफ मानेंगे, नाम दे देते हैं सबको 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ 1 2 3 4 के कारण किसी भी एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो ये ओरली फटाफट करते हैं बेटा। अगर ये एफ हो गया तो ये भी एफ है, क्योंकि चार्ज सेम है। देखो ये दूरी सेम है, ये भी दूरी सेम। ठीक है, और ये वाला इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना आता है, इधर आएगा फोर्स एफ बराबर, इधर आएगा फोर्स एफ। अब ये एफ कितना होगा, सो दिस इज एफ ऑन फोर ड्यू टू टू। तो ये बस निकाल के देख लेते हैं। अभी देखो ये टोटल डिस्टेंस ए है, ये टोटल डिस्टेंस ए है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ ए। तो एफ फोर टू कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का स्क्वायर करोगे तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, एफ बाई टू हो जाएगा। अगर ये एफ है ये एफ है तो ये एफ बाई टू हो जाएगा। करेक्ट है, तो इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट कितना आने वाला है इन दोनों के कारण, तो इनका कितना होगा, रूट टू टाइम्स ऑफ एफ प्लस एफ बाई टू बराबर है। नाउ दिस रिजल्टेंट, अब अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स इधर रहेगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस करना चाहिए। करेक्ट है, सो कौन कौन से फोर्सेस, फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू, मतलब इसको अगर मैं फाइव मान दिया, सो एफ फोर फाइव शुड बी इक्वल्स टू एफ रिजल्टेंट बराबर। अब एफ फोर फाइव कितना होगा, अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, अगर ये पूरा रूट टू ए है तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बाय रूट टू बराबर। सो एफ फोर फाइव कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा टू, रूट टू का स्क्वायर बराबर इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा फोर्स, तो ये कितना है, एफ कॉमन निकालिए, दिस इज रूट टू प्लस वन बाई बराबर, एंड एफ कितना है अपना वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो एफ इज के
क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, के से के गया, एक क्यू से एक क्यू गया, एंड इन द ब्रैकेट √2 + 1/2। वैसे का वैसा ही है। अब कीजिए सिंप्लीफाई, हो तो गया सॉल्व। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया। सो कैपिटल क्यू कितना आने वाला है, एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, 2√2 + 1। सो यहाँ पे बचा कैपिटल क्यू 2√2 + 1 होल अपॉन, यहाँ पे 2 था और यहाँ का एक 2 उधर गया तो 2 सो आ गया ना ये एक्सप्रेशन। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। चीजें आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ये रिजल्ट अगर याद रख सकते हो तो रखिए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, डिराइव कर सकते हो आप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सर जी 2 पॉइंट चार्जेस +9e and +e are kept at a distance from each other, where should we place a third charge q? अब देखो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। बेस्ट रहता है अगर मुझे ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे इक्विलिब्रियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो कर दो ना यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किया तो भी हो जाएगा, या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस निकालो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बनाया मैंने 9, यहाँ पे बनाया मैंने 1, बाकी ई तो है। ठीक है, अब दो पॉजिटिव चार्ज है तो याद करो, इससे पहले की एक दो लेक्चर पहले मैंने समझाया था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे या दो नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो नेट फील्ड जो जीरो रहेगी वो इन दोनों के बीच में ही कहीं तो भी रहेगी, बराबर। और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो ऑलवेज ऑलवेज छोटा वाला चार्ज पकड़ो और उससे उसके नजदीक लेकिन बाहर की साइड पे निकालना है। करेक्ट है, तो हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट एक्स मान लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट एक्स कब, अगर इन दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट होती तो, यही माना था। पर यहाँ पे तो पोलैरिटी सेम है तो एक्स मैं इधर मान लेता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए। फॉर दिस प्रॉब्लम वी विल एज्यूम एक्स हियर। तो अब बीच में आएगा, कैलकुलेट करके देखो। देखो ये फोर्स रिपल्सिव मारेगा यहाँ पे तो ऐसा, ये भी रिपल्सिव मारेगा तो ऐसे, इधर ही तो जाके कैंसल आउट होना है ना ये फोर्स। तो इसका मतलब दिस पॉइंट शुड बी इन बिटवीन। सो व्हेनेवर पोलैरिटी इज सेम, फोर्स हमेशा दोनों के बीच में जीरो रहेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दोनों के बीच में जीरो रहेगी। पर अगर पोलैरिटी ऑपोजिट है तो बाहर की साइड पे जीरो रहेगी। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यार याद करो ना, उस दिन मैंने शॉर्ट ट्रिक दी तो थी, x इज इक्वल टू √(q2) अपॉन √(q1) प्लस आएगा यहाँ पे √(q2) बराबर, एंड इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज a। करेक्ट है, बस इतना ही। एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। सो x इज इक्वल टू √(q2), बोलिए 1, 1 का स्क्वायर रूट आएगा सर 1 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट आएगा सर जी 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1। सो दिस इज इनटू a। सो दिस इज a/4, मतलब फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इट इज a/4। तो चलिए देखते हैं, यहाँ है a/4 यहाँ, अरे नहीं पर ये +9 ही से है तो 9 ही से निकालना है। बेटा अगर ये डिस्टेंस a/4 हो गया तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 3a/4। सो 3a/4 फ्रॉम, आंसर इज ऑप्शन डी। खत्म कहानी। देखो इतना इजी क्वेश्चन था ये, समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, उम्मीद कर रहा हूँ ये कर लोगे। ठीक है, अब देखो ओरली सॉल्व करते हैं। सर जी प्लस क्यू दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, बराबर। सो ऊपर आएगा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 + 1 हो गया सर जी 3। सो ये कितना आया L/3 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। सो L/3 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। अब टूवर्ड्स अवे ये सब तुम लोग देखते बैठे यार, क्या लिखना है, सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम L/3 फ्रॉम Q। ठीक है, L/3 फ्रॉम 4Q, ये निकाल लेना, मैं आंसर तो बता दिया। L/3 कहाँ से आएगा, स्मॉलर चार्ज से। तो अगर दो चार्ज अपन यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं 4Q, यहाँ पे रखते हैं Q, कुछ ऐसी है, कर लोगे। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा L/3, बाकी तुम लोग सॉल्व। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे आते हैं शेल थ्योरम। सो शेल थ्योरम क्या कहता है, अ शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अ चार्ज पार्टिकल दैट इज आउटसाइड द शेल। तो ये आउटसाइड द शेल की बात कर रहा है। तो देखो अगर कोई भी स्पेरिकल शेल है, बीट कंडक्टिंग बीट नॉन कंडक्टिंग, क्या बोला, अगर कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो तो भी शेल थ्योरम का फंडा क्या कहना है, सिंपल बात, कोई भी अगर तुमने चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ रखा है विच इज आउटसाइड द शेल, ये आउटसाइड द शेल है ना, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना रहता है, एफ कितना रहता है के। जो भी शेल पे टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज क्यू, एज्यूम करना है कि वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है और ये एज्यूम करना है कि ये चार्ज कहाँ पे, एट द सेंटर। सो के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, बस दैट्स इट।
ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, इस पे जितना चार्ज है एट अ डिस्टेंस आर, सो ई, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो के क्यू बाय आर, इतना इजी है, समझ में आया? सो जस्ट अप्लाई दी पॉइंट चार्ज फॉर्मूला एंड एज्यूम दैट ऑल द चार्ज ऑन द स्फीयर इज एट द सेंटर। ठीक है, समझ में आया? यही है शेल थ्योरम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट शेल थ्योरम नंबर 2, ये क्या कहता है, सर जी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इनसाइड द शेल रखा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इनसाइड द शेल रखा है, बीट कंडक्टिंग बी नॉन कंडक्टिंग अगेन, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इनसाइड द शेल रखा है तो उस पे फोर्स हमेशा जीरो होता है, नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी सर जी, इनसाइड एनीवेयर इन द शेल। इज दिस क्लियर एवरीवन? यही है शेल थ्योरम नंबर। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला दिया है कि भाई ये क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, कर लोगे? ठीक है, यहाँ से कौन सा वैसे मैचिंग लग रहा है, यही मैचिंग है ना, अभी तो डिराइव किया था। ठीक है, तो चलो आंसर इज ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव चार्ज ही होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, बराबर? ठीक है, तो इसमें मत जाना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तभी होती है जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है। सो मान लेते हैं प्रोटॉन, मतलब सर जी हाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, मान लेते हैं सर जी इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज है सर जी, प्रोटॉन पे हमेशा फोर्स जो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। मतलब अगर इसको मैं F1 बोलो, इसको F2 बोलो, तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 होगा। तो अब देखते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, एकदम गलत। इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो अलग अलग है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एकदम सही। देयर एक्सीलरेशन बिल्कुल नहीं, एक्सीलरेशन फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल। अब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन सेम होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज गिवन बाय क्यू ई बाय एम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। समझ लगा? सो हेंस एक्सीलरेशन तो कुछ भी कर लो भाई सेम नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। So only the magnitude of their forces will be. चलो next. The electric field that can balance a charged particle of mass 4.8 into 10 to the power minus 27 kgs. So मान लेते हैं कोई भी एक मास है, ठीक है, इसको अगर बैलेंस करना अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जा रही होगी mg, इसका मतलब इस पे फील्ड या फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बराबर? एंड दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, सो ये कितना होता है, q टाइम्स ऑफ e होता है। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करना। सो कैन आई से q टाइम्स ऑफ e इज इक्वल टू mg। सो फ्रॉम हेयर E इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू, बस इतना है यार, वैल्यू फाइंड करो। m बोलिए कितना दिया हुआ है, मास इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू जी की वैल्यू बस ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1.6, चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 16 3 जा 48, बराबर? अब बोलिए कितना बचा, माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19 हो गया, सो प्लस 19 एंड प्लस 1 तो प्लस 20, सो बस इतना ही है 4.8। तो ये तो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। क्यू एंड दैट चार्ज इज 1.6 लगा दिया अपन ने, 1.6 लगा दिया है, मास भी लगा दिया है, ये तो ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, सिर्फ 10 टू पावर माइनस 7 बच रहा है ना, कहाँ गड़बड़ हो रही है? अच्छा यहाँ 3 भी है ना, सो दिस इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, सो दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू, हाँ ठीक है, अपन ने ये अप्रोक्सीमेट 10 किया था, ये एक्चुअली 9.8 ले सकते हैं। ठीक है, 9.8 ले लो तो आंसर चेक कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आएगा मेरे ख्याल से 29.4 मैग्नीट्यूड आना चाहिए। सो दिस इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, ये 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर गया तो कितना हो गया, प्लस 10 टू पावर 19, पर मैं इसको 10 ही माना हूँ तो अपन 10 ही रखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, अप्रॉक्स आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज 3 इंटू, अभी कितना बचा, 10 टू पावर माइनस 7,
करेक्ट है। सो इसको मैं अप्रोक्सीमेट ये भी कर सकता हूँ ना, 30 इंटू 10⁻8। तो ऐसा कौन सा आंसर है? सो 30 इंटू 10⁻8। इज दिस क्लियर एवरीवन? इतना इजी क्वेश्चन था। चल चले आगे, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है बोलिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, a positive point charge 50 microcoulomb is located in the plane xy। ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ बनाया है क्या आगे? नहीं। अच्छा, डायग्राम है ही नहीं इसमें। सो अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया 50 माइक्रोकूलम का, ठीक है, इज लोकेटेड इन द एक्स वाई प्लेन, मतलब हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए विद रेडियस वेक्टर आर नॉट इज 2 i कैप प्लस 3 j। ठीक है, तो इसका पोजीशन दिया है कितना है? 2 i कैप प्लस 3 j का। फाइंड द वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्या? तो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ आर क्यूब कर देते हैं अगर कैप करेंगे तो, ठीक है। और ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, के क्यू आर वेक्टर अपॉन स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से जो भी लगाना है वो लगाओ यार, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आर वेक्टर तो निकाल लेते हैं। आर वेक्टर कितना होगा, निकालना किस पॉइंट पे है? 8 आई कैप माइनस 5 जे कैप। सो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप। सो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 8 माइनस टू। सो 8 माइनस टू कितना आया? 6 आई कैप। ठीक है, नेक्स्ट इज माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 जे कैप। इज दिस क्लियर? x2 minus x1 and y2 minus y1। So this is 6 I cap minus 8 j cap। इजी है एकदम। सो दिस इज माय आर वेक्टर। अब कीजिए यार सॉल्व। अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, वेक्टर भी निकालना है एंड उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो चलो पहले वेक्टर निकाल लेते हैं। सो क्या ना, इसे E इज इक्वल्स टू के टर्म्स में रखूँ क्या? 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू डालो, छोड़ो जान दो, के टर्म्स में रखते हैं। सो के क्यू इज हाउ मच? 50। अच्छा कर ही देते हैं, वैल्यू है तो सारा वैल्यू के टर्म्स में ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। आसान क्वेश्चन है यार, पर ये हो जाना चाहिए। के इज 9 इंटू 10⁻9 सर जी, इंटू चार्ज कितना दिया है? 50 इंटू 10⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम है। सो डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सर जी हो जाएगा 10। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड आर, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। सो आर का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100। ठीक है, इंटू वेक्टर कितना है? 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अब ये बेटा जितना भी आ रहा है वो सॉल्व करो आराम से यार। एक जीरो गया, दो जीरो गया, ये बचा 10⁻7। ठीक है, अब 5 9 जा 45 बराबर। चलो यहाँ से भी एक जीरो उड़ा देते हैं, ये जीरो गया, यहाँ पे बचा 10⁻−5। 5 9 जा 45। तो दिस इज 45 इंटू 10⁻2। सो 4500 इंटू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? एकदम इजी है। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूँ हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो आ गया। अब यार इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करते बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ओके, इट्स फाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज यू यू कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो। भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 45,000। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। ठीक है, हो गया हो गया। नेक्स्ट इज 3.7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, क्यू यहाँ रखा है, यहाँ भी क्यू है। अच्छा, यहाँ माइनस क्यू है एट द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल्स 2l। अच्छा, ये 2l है एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वर्टाइसिस ऑफ द स्क्वायर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बेटा, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब समझिए। ये हमारे पास सिचुएशन दी है, मान लेते हैं ये स्क्वायर है बराबर, दिस इज द स्क्वायर, करेक्ट है। अब बेटा यहाँ पे चार्ज प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब हमसे बोला है सेंटर पे नहीं निकालना है, सेंटर से एक्स दूरी पे, मतलब ये प्रॉब्लम को हमें 3D में लेके जाना पड़ेगा कुछ ऐसे। ठीक है, मतलब ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस मुझे ये वाला लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, सो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये इतना आसान तो नहीं होगा। सो सबसे पहली बात, ये जो सेंटर है इसको मैं 0,0,0 मान लेता हूँ, ओरिजिन मान लेता हूँ। पहले तो मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो सिखाऊंगा, शॉर्टकट बाद में देखेंगे।
इज दिस क्लियर? फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको वेक्टर्स की बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, सो देखिए इसको अगर मैंने 0,0 माना, इस एक्सिस को, ठीक है, इस एक्सिस को मैं y मान लेता हूँ। सर जी दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय z एक्सिस, क्योंकि एट ए डिस्टेंस x बोला था ना ओरिजिन से, तो मैंने इस एक्सिस को x माना हुआ है, तो बची हुई दो एक्सिस को y और z मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए ये x है। अब जो पॉइंट अपने को बोला है पॉइंट P मान लेते हैं, वो पॉइंट P कहाँ पे है? देखो अगर मैं सिर्फ प्लस q और माइनस q को देखूं, मतलब अगर मैं इस शीट को, ये जो शीट दी है अपने पास, ये जो शीट दी है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो पॉइंट पी अब मुझे यहाँ दिखेगा ना, तो ये हो गया मेरा पॉइंट पी। करेक्ट है। अब ये सेंटर से कितना दूर रखा है सर जी? एक्स, एक्स दूरी पे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स वाई एक्सिस पे नहीं है ना, सो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जेड कोऑर्डिनेट जीरो। समझ में आया क्या सबको? सो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। करेक्ट है। अब ऐसे अपन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। तो सारे पॉइंट्स के अपन कोऑर्डिनेट लिखेंगे। बताइए पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? सर जी पॉइंट 1 इज ऑन दी वाई एक्सिस। अगर ये ओरिजिन है तो मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इधर नेगेटिव लूंगा। तो अगर ये मेरा पॉजिटिव साइड, ये मेरा नेगेटिव साइड है। सिमिलरली जेड के लिए कौन सी साइड पॉजिटिव को पकड़ लिए? पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, ये नेगेटिव पकड़ लेते हैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर ऐसे घुमा दिया तो। ठीक है, अब देखो पॉइंट वन का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सर जी पॉइंट वन, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया जीरो, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर ओरिजिन से, देखो ये दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2l है, मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस हुआ l, ये भी हुआ l, सो l कॉमा जीरो। सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट के, सेकंड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? सर जी ये z एक्सिस पे है, नेगेटिव z एक्सिस पे है, तो इसका रहेगा 0,0, माइनस l। समझ लगा? नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट रहेगा उसके क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, या फिर इधर लिखते हैं, थर्ड पॉइंट जो रहेगा उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ठीक है, समझो अच्छे से। थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट कहाँ है? वाई एक्सिस पे। सो ये कितना रहेगा? 0, माइनस l, जीरो। सिमिलरली फोर्थ का क्या रहेगा? फोर्थ सर्जिस रखा है जेड एक्सिस पे, सो दिस इज 0,0, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी निकालना है। सो सबसे पहले वेक्टर बनाते हैं। सर वेक्टर आर वन पी वेक्टर कितना रहेगा? क्योंकि ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो एक्स माइनस जीरो हो गया, एक्स आई कैप, जीरो माइनस एल हो गया, माइनस एल जे कैप, जीरो माइनस जीरो तो गया। सो आर वन पी वेक्टर ये आ गया। सो जहां से मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर। ठीक है, सिमिलरली आर टू पी वेक्टर कितना है? सर आर टू पी, टू क्या ही है और पी क्या ही है? सो एक्स माइनस जीरो, फिर से एक्स आई कैप, ठीक है, जीरो माइनस जीरो, जे गया यहाँ पे, जीरो माइनस ऑफ माइनस एल, सो ये हो जाएगा प्लस एल, लेकिन ये है के कैप। करेक्ट है। सिमिलरली आर थ्री पी वेक्टर बनाते हैं। आर थ्री पी वेक्टर कितना होगा? सर एक्स माइनस जीरो, तो ये हो गया एक्स आई कैप। अब ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो जीरो माइनस ऑफ माइनस एल इज प्लस एल जे कैप, यहाँ जेड नहीं आएगा। सिमिलरली आर फोर पी इधर लिखते हैं, आर फोर पी वेक्टर, आर फोर पी वेक्टर कितना आएगा सर जी? पी तो ये है, फोर ये है, तो फिर से यहाँ पे आएगा एक्स आई कैप, जीरो माइनस जीरो तो जे गया, जीरो माइनस एल तो ये आएगा माइनस एल के कैप। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो सारे वेक्टर्स अपन ने बना लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ई नेट कितनी आएगी देखते हैं अभी। ठीक है, सो इट इज के ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। के इस पे चार्ज कितना रखा है सर जी? पॉजिटिव चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सबका सेम है देखो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आने वाला है सर जी? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आने वाला है सबका। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है बोलो। अच्छा, इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखा है अपन ने। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, तो ये पोजीशन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में नहीं लिखा है, तो इसका क्यूब लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला पहले मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट क्या होता है? सर जी इट इज होता है वेक्टर फॉर्म में के क्यू
अगर आर वेक्टर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर ही लिखे हैं ना, पोजीशन वेक्टर से लिखे हैं, तो यहाँ पे आता है आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब आता है बराबर। तो अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन नेक्स्ट पेज पे ही निकालते हैं, वही सही रहेगा। सो ई नेट, ई नेट बोलिए कितना आएगा ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो अभी सब देखते हैं। सो के फर्स्ट चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। सो प्लस क्यू इंटू वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप माइनस एल जे कैप, ठीक है। सो दिस इज एक्स आई कैप माइनस एल जे कैप होल अपॉन, सर जी होल अपॉन आर क्यूब है, लेकिन आर तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। सो अंडर रूट में टोपी कितनी होती है, 1/2, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3/2। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इज दिस क्लियर एवरीवन, ठीक है। प्लस सेकेंड चार्ज कौन था, ये भी प्लस है। सो दिस इज के क्यू, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर सेकेंड चार्ज के लिए R2P कितना है अपना, एक्स आई प्लस एल के। सो दिस इज एक्स आई कैप प्लस एल के कैप, एंड डिनोमिनेटर तो इसका भी वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस ड्यू टू थर्ड चार्ज इट इज के, चार्ज है माइनस क्यू बराबर। अब वेक्टर कितना है, थ्री वाला वेक्टर यहाँ लिखा है, एक्स आई कैप प्लस एल जे कैप। सो दिस इज एक्स आई कैप प्लस एल जे कैप होल अपॉन, फिर से कहानी यहाँ पे भी सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस फिर से के माइनस क्यू है, एंड पोजीशन वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप माइनस एल के कैप। एक्स आई कैप माइनस एल के कैप होल अपॉन, फिर से यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है बेटा, ये हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ में आ रही। सो ई नेट बोलिए कितना आएगा, अब यहाँ से जो जो कॉमन निकल रहा है वो निकालो यार। देखो सब जगह के है, सब जगह क्यू है, सब जगह डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स आई कैप माइनस एल जे कैप, यहाँ क्या बचा, प्लस एक्स आई कैप प्लस एल के कैप। अब यहाँ क्या बचा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस एक्स आई कैप माइनस एल जे कैप, यहाँ पे भी माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एक्स आई कैप माइनस इंटू माइनस प्लस एल के कैप। करेक्ट है। अब देखिए एक्स आई कैप गया, एक्स आई कैप गया, ये भी एक्स आई कैप गया, ये भी एक्स आई कैप गया, माइनस एल जे तो माइनस 2 एल जे हो गया, एल के प्लस एल के तो ये प्लस 2 एल के हो गया, ठीक है। सो अगर मैं इस टर्म को फिलहाल के लिए, अगर मैं इस टर्म को फिलहाल के लिए z पकड़ू, कैपिटल Z, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ z इंटू -2l जे कैप प्लस 2l के कैप, थ्रू आउट l भी तो कॉमन निकल जाएगा। सो कहना इसे ई नेट इज इक्वल टू जेड एल एंड टू भी कॉमन निकल रहा है ना, के कैप माइनस जे कैप बराबर है, करेक्ट है। आ गई ना अपनी वेक्टर इक्वेशन तो आ चुकी है, कीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ z मतलब कितना था अपना के क्यू, आगे एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, एंड दिस इज के कैप माइनस जे कैप। अब अपने को पूछा मैग्नीट्यूड निकालना है, भाई मैग्नीट्यूड के और जे तो एक दूसरे को पेंडिकुलर होता है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आना है, √2 आना है। सो दिस इज 2 √2 के क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3। उम्मीद कर रहा हूँ ये सोल्यूशन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई ऐसा जिसको ये सोल्यूशन नहीं समझ में आया, ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी आज का काफी लंबा हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब ट्रिक देखते हैं। सो ट्रिक में सर, लेट सपोज अपन सिर्फ वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कौन से चार्ज रखें, अगर सर मैंने वाई एक्सिस पे ऐसे पकड़ा, वाई एक्सिस पे सर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज यहाँ, है ना। और वाई एक्सिस से मुझे एक्स दूरी पे ये पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब देखो यार, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे जाएगी, नेगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स आएगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, बराबर है। सो लेट सपोज दिस इज ई आर। अब ऑब्वियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगी, क्योंकि दूरी तो सेम है। बेटा ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एल था, याद करो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2l है, तो ये कितना हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बराबर है। सो अपने को रिजल्टेंट निकालना है। बेटा इसका कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो
और इसको थीटा मानो तो सिमिलरली ये भी थीटा हो गया, तो इसके लिए आएगा इधर ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा तो गया। अब दोनों का ई साइन थीटा इधर आएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा। सो कहना है इसे ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा, बराबर। सो दिस इज 2 इनटू व्हाट इज ई? ई होता है सर के क्यू, जिस चार्ज के कारण आ रहा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कितने दूरी पे है। सो इसका कितना आ जाएगा, रूट का है तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इनटू साइन थीटा। इस ट्रायंगल से साइन थीटा कितना है सर जी? इट इज एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल। करेक्ट है। सो ये कितना आ गया, 2k/q/l अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये आ गया सिर्फ वाई एक्सिस के कारण, बराबर, जो चार्जेस वाई एक्सिस पे रखे थे। सिमिलरली जो जेड एक्सिस पे रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जेड एक्सिस के कारण आएगी वो भी तो यही आने वाली है, 2k/q/l अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो ये जो वाई एक्सिस के कारण आई है और जेड के कारण आई है, ये तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होगी, तो इन दोनों का फाइनल जो रिजल्टेंट निकलेगा फिर से कितना रहेगा, √2 टाइम्स ऑफ ई तो रहेगा, क्योंकि ये सेम है। अगर सेम है तो आंसर फाइनल √2 टाइम्स ऑफ ई रहेगा, अगर मैं इसको ई मानूं और इसको ई मानूं, बराबर। सो फाइनल आंसर कितना रहेगा, 2√2 k/q/l अपॉन देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3। तो दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए था, ये शॉर्टकट ताकि जल्दी सॉल्व हो सके। चलो बढ़ते हैं आगे। लेकिन इतना समझ में आना जरूरी है कि वाई एक्सिस पे जो चार्ज रखे उनके कारण जो नेट फील्ड बनेगी और जेड पे जो नेट फील्ड बनेगी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, और अगर परपेंडिकुलर होगी उस पॉइंट पी पे, ठीक है, यहाँ विजुअलाइजेशन दिखाना मुश्किल है, वेक्टर्स एकदम सही देगा आपको निकाल के, तो इसके लिए कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ नेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द सेमी सर्कुलर रिंग इन मैग्नीट्यूड इज सेम। सो ये अगर लैम्बडा है तो ये भी लैम्बडा है, बस ये पॉजिटिव है, ये में नेगेटिव। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, तो यहाँ सेंटर पे कितना बनेगा सर जी, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे, नेगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर नीचे की तरफ, सो इट इज अलोंग माइनस वाई एक्सिस। इजी है, पक्का, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, इस पूरे पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, तो ए के बी मतलब सिर्फ एक इतने से पोर्शन के कारण, 1/4 पोर्शन के कारण बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एट द सेंटर। बेटा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा ई, बराबर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में उसको आगे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए ए से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके बी तक कितना होगा, तो एक एक करके करते हैं। बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। 1/4 सेक्शन लेके करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सर जी इधर, इसके कारण इस पोर्शन के कारण सी डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंड बी डी के कारण इधर। तो देखो इसने तो इसको काट दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल जो बचेगी वो तो इस डायरेक्शन में बचेगी, और ये तो सिंगल एरो बच रहा है, तो सिंगल एरो का हमने यहाँ वैल्यू देखा तो ई था, आंसर इज ई अलोंग। ठीक है, समझ ला, इतना सिंपल होता। चलो आगे नेक्स्ट। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अपर हाफ ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ रिंग इज लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा है। अरे ये लगभग सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसका आंसर तो सर जी ओसी अलोंग ओसी, देखो है क्या, बस घुमा फिर आगे पूछे गए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, ठीक है। सो मान लेते हैं सर जी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को निकालना है डिस्क के कारण, तो मान लेते हैं डिस्क है। तो डिस्क के सरफेस पे चार्ज होगा ना, तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज पूरा चार्ज अपॉन पूरा एरिया इज इक्वल टू छोटा चार्ज अपॉन छोटा एरिया, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट्री रिंग एज्यूम करेंगे, तो ये देखो ये है अपनी एलिमेंट्री रिंग, स्मॉल रिंग, ठीक है, दिस इज माय एलिमेंट्री रिंग। मान लेते हैं इस पे चार्ज है डी क्यू। अब रिंग क्यों एज्यूम किया, देखो बेटा ये है एक रिंग, ये है दूसरी रिंग, ये है तीसरी रिंग, ये है चौथी रिंग, तो ऐसे मैं कई सारे रिंग्स बनाते जाऊं जिनका रेडियस बढ़ रहा है, तो मुझे अल्टीमेटली एक डिस्क मिलने वाली है। इसका मतलब अगर मैं एक रिंग लूं जिसका रेडियस 0 है और मैं इसका रेडियस बढ़ाते चलूं अप टू कैपिटल आर, तो मुझे एक डिस्क मिल जाएगी, विल गेट अ डिस्क, करेक्ट है। तो इसलिए मैंने एक एलिमेंट्री चार्ज जो लिया है, चार्ज जो लिया एलिमेंट्री चार्ज वो कैसा लिया, इन द फॉर्म ऑफ रिंग लिया, करेक्ट है।
तो बेटा अगर ये रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन dq है, करेक्ट है, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन dq है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू रिंग इज गिवन बाय k q x, है ना? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं, बाद में एलिमेंट के कारण नहीं। सो पहले रिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो दिस इज k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही होता है ना, बराबर। सो एलिमेंट्री चार्ज के कारण कितना आएगा? सो दिस इज d इज इक्वल टू k। अब चार्ज तो यहाँ छोटा है, सो छोटा चार्ज dq, एट अ डिस्टेंस x है, सो x ही लेंगे, अपॉन, लेकिन सर जी इसका रेडियस तो मैंने स्मॉल r लिया है, सो दिस इज स्मॉल r प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बोलो कोई ऐसा जिसको यहाँ तक नहीं समझा? एकदम इजी है ना? लेकिन अब दिक्कत ये हो जाएगी, सर जी यहाँ तो मुझे इंटीग्रेशन r के साथ करना है, पर यहाँ dq है, अब dq को कैसे कन्वर्ट करो? तो देखो इस रिंग को खोलो, इस रिंग को एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में खोलो, और ये थिकनेस हमने कितना लिया है? ये थिकनेस लिया डी आर, तो सर जी हो गया थिकनेस डी आर, इसका सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। तो सर जी ये छोटे एलिमेंट का एरिया कितना आएगा? छोटा एरिया, सो दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 2 पाई आर डी आर। ठीक है, दूसरा तरीका होता है सर जी, रिंग का एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर से, बराबर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, सो दिस इज एरिया ऑफ द रिंग। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये कितना हो जाएगा? पाई आर डी आर। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें ये लेना है कि ये लेना है, जो भी यूज करो, बट डीए की वैल्यू तो अपने को आ गई, करेक्ट है। एंड मुझे पता है सिग्मा इज इक्वल टू पूरा चार्ज अपॉन पूरा एरिया, इस छोटा चार्ज मतलब डी क्यू अपॉन छोटा एरिया, सो दैट इज 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से डी क्यू पता चल जाएगा, सो सब्सटीट्यूट करो यहाँ। सो के डी क्यू के जगह अपन क्या डाल लेंगे? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे ऊपर आर है, नीचे भी आर स्क्वायर है, एंड इंटीग्रेट करना है डी आर के साथ, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, तो यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं। लेट एज्यूम करते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, करेक्ट है। लेट ये एज्यूम कर दिया, अब डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा 2 आर डी आर इज इक्वल टू, एक्स तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कर दो डिफरेंशिएशन 0, टी का हो जाएगा डी टी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से आर डी आर किसके बराबर आएगा? डी टी बाई 2 के बराबर आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, देखो यहाँ पूरा आर डी आर है ना, इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन अब लिमिट्स भी तो डिफाइन करते हैं बेटा। देखो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? स्मॉल आर की लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। सो सबसे पहले एट स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 डालोगे तो कैन आई से टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कैन आई से टी इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर। सो लिमिट्स भी डिफाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे। नाउ डीई मेरे पास आ चुका है बेटा। व्हाट इज डीई? डी इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, दिस इज के सिग्मा 2 पाई। आर डी आर के जगह हम लोग क्या डालने वाले हैं? आर डी आर के जगह डालेंगे डी टी बाई टू। सो यहाँ लिखेंगे डी टी बाई टू, एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखने वाले? टी, तो ये कितना हो जाएगा? टी टू द पावर 3/2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब समझ में आया। अब देखो वेरिएबल भी एक ही है, और उसी के साथ अपने को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड पे। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक? सर जी एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए? अब ये हो गया ई इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, इसको मैं टी को ऊपर लिखता हूँ -3/2 डी टी, बराबर। अच्छा ये 2 से 2 को यहीं पे काट देते हैं ताकि नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 2 तो गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। एंड इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है सर जी? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे है सर जी टी टू द पावर -3/2। अब जो भी टोपी उस टोपी में एक ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा? टी टू द पावर -3/2 प्लस वन अपॉन -3/2 प्लस वन, तो ये कितना होने वाला है? टी टू द पावर -3/2 प्लस वन करोगे तो -1/2 आएगा, नीचे भी -1/2 आएगा, बराबर। लेकिन टी टू द पावर -1/2 मतलब क्या होता है? 1/√t, एंड साथ में ये माइनस साइन है तो ये माइनस, एंड ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√t। तो यहाँ सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, अब चलेगा। इज इक्वल टू के सिग्मा पाई, जैसा का वैसा
माइनस साइन बाहर लिख लेता हूँ, 2b साथ में आएगा तो ये 2, ठीक है, यहाँ का 2 मैंने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 1/√t, एंड कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट है। हाँ, सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आएगा e इज इक्वल टू -2k सिग्मा पाई 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/√ओवर एक्स स्क्वायर, बराबर। अच्छा, एक्स अपन शायद आगे से यहाँ से स्किप करते चले गए, यहाँ पे एक्स था, यहाँ एक्स आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी एक्स आएगा, तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, और यहाँ भी एक्स आएगा, करेक्ट है, ये एक्स रह गया था अपने से, ठीक है। नेक्स्ट, सो ई इज इक्वल टू -2k सिग्मा पाई। अब ये माइनस को एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस एंड एक्स इनसाइड। सो देखो, माइनस साइन यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गई तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन इधर आके मल्टीप्लाई हो गई तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर है। एंड रूट ऑफ एक्स पर एक्स ही होता है, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, ठीक है। सो ई कितना हो जाएगा, 2k सिग्मा पाई 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर। Is this clear, everyone? This is the electric field intensity due to a disk. एक महत्वपूर्ण बात, करेक्ट है। चलो, अब एट x इज इक्वल टू 0, मतलब नियर टू द सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क, क्या फॉर्मूला आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k सिग्मा पाई ही रह जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू डालो, सो दिस इज 2 सिग्मा पाई अपॉन 4 पाई साइलन नॉट, पाई से पाई गया, 2 1 जा 2 2 जा, सो दिस इज सिग्मा बाय 2 साइलन नॉट। अब देखो, ये होती है डिस्क, ठीक है, डिस्क पे यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, मतलब इस साइड पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इज दिस क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया है। दिस इज द सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ शीट, या जाके आगे अपन देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। चलते हैं आगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट, तो यही फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, वो वही आने वाला है, k की वैल्यू डालिए 1 माइनस, ठीक है। देखो x अगर 0 डालोगे तो ये टर्म 0 हुआ ना, अल्टीमेटली वही आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाकी यहाँ वही चीजें दी हुई है, ये आया। हाँ, रेडियस इनफाइनाइट होगा फॉर प्लेन शीट, अगर हम उसको एक प्लेन शीट बनाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो एक सर्कल है, इसका कुछ तो रेडियस है, अब आगे आगे जैसे जैसे मैं जाऊंगा रेडियस बढ़ते जा रहा है, तो इस शीट का रेडियस कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से प्लेन शीट बन जाती है। फिर ये भी मैंने अपन ने देख लिया है, और ये भी हमेशा डिस्कस किया, ऑन द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इट इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। कैसे ऐड करके देख लो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको आज जो भी पढ़ा है वो कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, एंड जो भी पढ़ा है वो पूरा समझ में आया होगा। तो चलो बेटा, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।